गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्रू CSC अकेडमी। आप लोगों ने पिछला क्लास देखा था, उसमें मैंने आप लोगों को इकॉनमी की NCERT का क्लास 9th का NCERT में आप लोग को पढ़ा रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया ही था। और उसी का पहला चैप्टर जो कि आप जानते हैं पालमपुर गांव की कहानी से रिलेटेड था, उसके ऊपर पूरे विस्तार से मैंने चर्चा की थी। 1.25 घंटे की क्लास थी जिसमें सारे चैप्टर को उसकी पूरी समरी जितनी बन सकती थी मैंने आप लोगों को दी थी। पालमपुर गांव की जो कहानी थी उसके ऊपर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक गांव की नहीं बल्कि हमारे देश की, हमारे भारत की जितनी भी गांव या फिर जो भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गांव सबसे ज़्यादा हैं हमारे देश में। तो इससे होता क्या है कि इस गांव के माध्यम से इस बुक में, इस चैप्टर में बताया गया था कि किस प्रकार से हमारे देश में गाँवों में अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। ठीक है, उत्पादन की क्या प्रक्रियाएँ होती हैं। उसी कहानी के आधार पर, उस पूरी कहानी की समरी की बेस पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि पालमपुर गांव की कहानी से क्या करता है, संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते होंगे बोर्ड पर, सारा मैंने लिखा हुआ है। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के अधिकांश गाँव समृद्ध हो चुके हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया था कि पालमपुर जो गांव है वो भी समृद्ध है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परिवहन, सिंचाई उपकरण, हर चीज़ की सुविधा मौजूद है और सब कुछ है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वर्तमान में भारत के अधिकांश गांव जो हैं वो समृद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास सब चीज़ की व्यवस्था है, बिजली से लेकर के पानी, हर चीज़ की। एवं वहाँ अपने नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधन क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के अधिकांश गांव समृद्ध हो चुके हैं और वहां पर अपने नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन और अवसर मौजूद हैं। बावजूद इसके क्या कारण है कि लोग गांव में रोजगार के नए अवसर तलाशने के स्थान पर गांव से शहर की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, अवसर हैं, हर चीज़ें हैं, तो ऐसी कौन सी रीज़न है, क्या कारण है कि लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं रोजगार के लिए। ठीक है, तो ये कहानी का पूरा एक समरी के रूप में मैंने एक क्वेश्चन को तैयार किया है, जिसको आप, अगर आपने क्लास देखा है और आपने समझा है क्लास को, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर ले जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल ये तो पिछले क्लास का था जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ऐसे ही जो भी NCERT के जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जैसे उस चैप्टर की डिमांड होगी मैं आपको देती जाऊंगी। तो अगर आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, हर चीज़। तो एक तरीके से आपका पूरा चैप्टर इसमें समाहित है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख लीजिए, जो भी करना हो, इफ़ यू वांट। तो मैं बढ़ती हूँ मतलब अपने आज के क्लास के ऊपर। अगर मैं आज के क्लास की बात करूँ तो आज का जो हमारा क्लास है वो है क्लास 9 की ही NCERT का दूसरा जो चैप्टर है, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्पादन में, जब मैं आपको पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के लिए 4 तत्व जो हैं आवश्यक हैं। उत्पादन के लिए आवश्यक 4 तत्व। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 4 चीज़ों के बारे में, जिसमें एक तो आपका क्या था, भूमि या प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आपका क्या था, श्रम। तीसरा था आपका पूंजी भी कैसी, भौतिक एवं कार्यशील। ठीक है, लास्ट में आपका क्या था, मानव पूंजी। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये जो है मानव पूंजी, इसी को हम कहते हैं संसाधन के रूप में लोग, या फिर जो ये चैप्टर आप देख रहे हैं ये इसी से रिलेट करता है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, लोगों का, यानी कि ह्यूमन का क्या योगदान है, किस प्रकार से ह्यूमन को एक कैपिटल के तौर पर समाज की ग्रोथ में यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में ये आज का हमारा पूरा चैप्टर है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे।
तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी चल ही रही है। दूसरा चैप्टर है ये संसाधन के रूप में लोग। तो जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है, इस एनसीईआरटी को जैसे ही आप खोलेंगे और जैसे ही आप दूसरा चैप्टर ओपन करते हैं तो आपको जो पहला पैरा मिलता है उसमें यही बताया जाता है कि इस पूरी कहानी में, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या जानने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसको देख लीजिए, नहीं है तो मैं तो आपको बताऊंगी ही। तो उसमें यही है कि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अगर मैं एनसीईआरटी में जो मेंशन है मैं उसकी बात करूँ तो एनसीईआरटी की ये बुक है, उसमें क्या मेंशन है एग्जैक्टली मैं आपको बता देती हूँ, बाद में मैं तो आपको हर चीज़ें समरी दूंगी ही। देखिए, पहला जो पैरा है अवलोकन, जिसको हम एनसीईआरटी में देखते हैं, अवलोकन नाम का हेडिंग से एक पैरा है, उसमें लिखा रहता है कि संसाधन के रूप में लोग, जो अध्याय है वो जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का क्या है, प्रयास है। ठीक है, और जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का क्या है, स्टॉक है। ये आपका पहला लाइन है, यानी कि आपको इससे समझ में आ जाता है कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, मानव पूंजी। इसीलिए जब आप पालमपुर गांव की कहानी पढ़ते हैं तो जब मानव पूंजी का ये टॉपिक है, इसके पास लिखा रहता है कि इससे संबंधित जो है वो हम अध्ययन नेक्स्ट अध्याय में करेंगे, क्योंकि उसी में इसकी विस्तार से चर्चा है। ठीक है, तो खैर ये तो रहा सब बैकग्राउंड की बातें। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, बहुत ही आसान भाषा में अगर हम आपसे कहें तो जनसंख्या बहुल देश है हमारा भारत, आप जानते हैं। ठीक है, भारत जो है वो एक जनसंख्या बहुल देश है, हमारे देश में बहुत जनसंख्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। चाइना भी अगर आज के डेट में अगर सही से अगर जनगणना हो जाए तो हम फर्स्ट पे ही हैं, लेकिन वैसे हम सेकंड पे माने जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो यूथ है वो कैसी है, कार्यशील आबादी वाली है। सॉरी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, यानी कि कार्यशील आबादी बहुल वाला हमारा देश है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप जानिए कि हमारा जो देश है वो क्या है, जनसंख्या बहुल। और जनसंख्या बहुल होने के साथ साथ क्या है वो, युवा आबादी वाला, या कह सकते हैं कि कार्यशील आबादी। तो भले ही जैसे आप चाइना से कंपेयर करते हैं एक बार हम, तो चाइना की जनसंख्या भले ही नंबर 1 पे मानी जाती है, लेकिन चाइना में वृद्धों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि ऐसे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है जो कि रिटायरमेंट की एज तक पहुंच चुके हैं या उससे भी ज़्यादा है। वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है चाइना में। लेकिन इंडिया की हम बात करें तो हमारे देश में युवा आबादी ज़्यादा है, यानी कि कार्य करने वाले 15 साल से लेकर के हमारे यहाँ पर 45 साल तक के जो युवा हैं, या फिर आप 55 साल समझ लीजिए, 15 से 55 साल के लोगों की जनसंख्या हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। और हमारे देश के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 15 से 55 साल तक की जो आबादी है वो कार्य करने के लिए ठीक ठीक प्रकार से सक्षम होती है। इससे ज़्यादा भी लोग करते हैं, इससे ज़्यादा उम्र के लोग भी करते हैं, बट एक मैं एवरेज बता रही हूँ। तो इस तरीके की आबादी हमारे यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि अब इस बड़ी जनसंख्या को एक समस्या के तौर पर तो हम लोग देखते ही हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और उस हिसाब से हमारी जीडीपी जो है वो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मैंने आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि जब नेशनल इनकम जो हमारा होता है उसमें जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें हमारा पर कैपिटा इनकम मिलता है। ठीक है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम निकालने का कि क्या होता है। तो अक्सर होता क्या है कि हमारे यहाँ का जो नेशनल इनकम है, चूँकि आप जानते हैं कि भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी वाला कंट्री बन गया है और अब ब्रिटेन जो है वो पीछे हो गया है। लेकिन अगर आप देखिए ब्रिटेन और इंडिया की लाइफ स्टाइल को एक तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ब्रिटेन की भी अगर हम मान लें कि बराबर है, ठीक है,
जो इकॉनमी इंडिया की है वही इकॉनमी ब्रिटेन की है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे यहाँ की जो नेशनल इनकम है वो 10,000 है, ठीक है, इंडिया की भी और ब्रिटेन की भी, ठीक है। लेकिन अब पॉपुलेशन देखिए, ब्रिटेन में पॉपुलेशन है 10 और इंडिया में पॉपुलेशन है 1000, रेशियो इतना ही हो, इंडिया में 1000 पॉपुलेशन है और ब्रिटेन में 10 लोग हैं। अब आप भी जानते हैं कि भारत में लोगों की कमी नहीं है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और ब्रिटेन में बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 10 लोग ब्रिटेन में हैं, 10 जनसंख्या है ब्रिटेन की और 1000 जनसंख्या है भारत की ब्रिटेन की तुलना में, ठीक है। और नेशनल इनकम दोनों देशों की क्या है, 10,000 है। अब आप देखिए PCI निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसकी निकालें तो नेशनल इनकम जो है वो 10,000 है और जनसंख्या है 10, तो पर कैपिटा इनकम कितना आया, 1,000 रुपया, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 1,000 रुपया होगा पर व्यक्ति, 1,000 रुपया। अब हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में अगर हम PCI निकालें तो 10,000 अपॉन 1,000 10 रुपया। तो यही रीज़न है कि ब्रिटेन की लाइफ स्टाइल जो है वो इंडिया की लाइफ स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा हाई है। रीज़न ये है कि कम, वही पैसा कम लोगों में बट रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है विकास के कार्यों में, लाइफ स्टाइल को बढ़ाने में, एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जीने में उसका लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि कहाँ 1,000 रुपया एक व्यक्ति को मिल रहा है और कहाँ 10 रुपया एक व्यक्ति को मिल रहा है। तो आप भी सोच के देखिए कि किसकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा होगी। इकॉनमी से मतलब नहीं है, मतलब जनसंख्या से है। और भारत में इकॉनमी को यानी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में जनसंख्या का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये सोच के देखिए कि अगर भारत की जनसंख्या जो है वो इस टाइम मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो ही चुकी है। तो इतनी आबादी अगर ना होती, सपोज़ भारत की जो आबादी है वो 50 करोड़ होती या 40 करोड़ होती, इसके आसपास होती, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी होती, ठीक है। लेकिन चूँकि जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो इकॉनमी है उसकी जो वृद्धि दर है वो एक तरीके से क्या हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है। ये तो रही खैर अदर चीज़ें इसको समझने के लिए। अब हम आते हैं कि इसीलिए क्या है, जनसंख्या को एक समस्या के तौर पर देखते हैं। क्योंकि जब इतनी भीड़ है और उतनी इनकम नहीं हो पा रही है सबकी, तो इसीलिए क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक समस्या के तौर पर तो हम देखते हैं इनको। अब लेकिन बात यहाँ पर ये की जाती है इस चैप्टर के अंतर्गत कि ऐसा क्या किया जाए कि इसी मानव पूंजी को इसी जो जनसंख्या को हम क्या करें, मानव पूंजी में तब्दील कर दें। किसमें, मानव पूंजी में। देखिए जनसंख्या ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास ह्यूमन कैपिटल आ गया। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्ड किया जाता है, जिसको बनाया जाता है, ठीक है, इसका निर्माण किया जाता है। जैसे आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ज़मीन ऐसे पड़ी हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी प्लॉट हो, ज़मीन हो, मशीन हो, ऐसे पड़ी हो उसका कोई अपने आप में अर्थ नहीं है। लेकिन जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जब आप उसमें निवेश करते हैं और ज़मीन में जब आप खेती करते हैं तब वो फसल देता है। नहीं तो ऐसे प्लेन प्लॉट पड़ा रहे, सदियों पड़ा रहे, उसका क्या मतलब है, ऐसे संसाधन का क्या यूज़ है, क्या मतलब है। जब वो कुछ आपको देगी नहीं, जब तक उसमें आप खेती नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे, वो आपको फसल नहीं देगी, तभी असल मायने में वो जो ज़मीन है उसका कोई यूज़ है। ऐसे ही जनसंख्या, लोग इतने भरे पड़े हैं, लेकिन अगर वो लोग हमारे देश में किसी काम के नहीं आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक खाली प्लॉट के जैसे हैं, वो फसल नहीं दे रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। उनसे फसल निकलवाने के लिए, यानी कि उनसे प्रॉफिट लेने के लिए हमें उनमें क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम उनको क्या कर सकें, मानव पूंजी में तब्दील कर सकें, ठीक है। और ये निवेश कैसा निवेश, ये निवेश होता है इसमें किस टाइप का, एक तो शिक्षा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा प्रशिक्षण।
अब हमारे यहाँ की अगर युवा आबादी है, तो अगर उस युवा आबादी को शिक्षा मिल जाए, सही प्रशिक्षण, सही कौशल मिल जाए और स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, तो यही जो आबादी है वो किस में तब्दील हो जाएगी? ह्यूमन कैपिटल में, मानव पूंजी में। ठीक है, तो अब देखिए शिक्षा से इन तीनों की वजह से कैसे होता है, अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए होता ये है कि जब आपको शिक्षा एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं, एक उम्र तक पढ़ते हैं, तब आपका उसका कुछ प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, लेकिन जब आप शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और बुद्धि का प्रयोग करके आप उन लोगों पर राज करते हैं जो अशिक्षित हैं। ठीक है, जैसे श्रमिक, मजदूर, जो आपसे छोटे होंगे, मतलब कि बौद्धिक स्तर पर जो आपसे छोटे होंगे, आप उनके ऊपर क्या करेंगे? राज करते हैं, शासन करते हैं। जैसे अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी करें मतलब बहुत बड़ी नौकरी। ठीक है, तो जब आप अपने बुद्धि का उपयोग करके एक डीएम बनते, कलेक्टर बनते हैं, तो आप अपने से नीचे के जितने भी ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर नहीं हैं, जो पब्लिक है, उनके ऊपर क्या करते हैं? कंट्रोल रखते हैं, राज करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी, कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि वो आपके अंडर में उनका पूरा कार्य क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा से एक सही समाज का भी विकास होता है। अगर शिक्षित लोग रहेंगे तो शिक्षा का प्रसार भी होगा, समाज में जो एक कहते हैं ना जो पिछड़ापन है वो दूर होगा, लोग नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, नई नई क्षेत्रों में आविष्कार करेंगे, नया नया स्टार्टअप करेंगे, तो इससे क्या होता है? हमारी अर्थव्यवस्था में तो योगदान आएगा ही, साथ ही साथ जो हमारा सोसाइटी है वो भी क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, और दूसरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब हम कह रहे हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत अच्छी खासी डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन आपका हेल्थ डाउन रहता है, मान लीजिए ऑल द टाइम आपका जो हेल्थ है वो ख़राब ही रहता है, तो कौन सी कंपनी आपको लेगी? आप ये बताइए। कोई कंपनी आपको अपने पास जॉब नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो उनके लिए टाइम आवर से ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, और आप ऐसे हैं कि टाइम आवर तक काम कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो सॉरी, शिक्षा के साथ साथ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आपको कोई भी अपने साथ रखना पसंद नहीं करेगा, और दूसरी तो स्वास्थ्य का स्तर अगर ज़्यादा खराब रहेगा तो ये हमारे समाज के लिए भी खराब है, मृत्यु दर बढ़ेगी, और समाज में बीमारियां जो हैं वो तो फैलेंगी ही। और ये चीज़ें क्या करती हैं, कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि महिलाओं में अगर कुपोषण होता है तो अक्सर बच्चों की जो अजन्मे जो बच्चे होते हैं, जो गर्भ में बच्चे होते हैं, उनको भी कुपोषण होने का खतरा रहता है। तो स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है एक सही, स्वस्थ और उद्यमशील और एक सुरक्षित मानव पूंजी के निर्माण के लिए। और प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो आप जहाँ समझ ही सकते हैं कि प्रशिक्षण तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस भी काम को आप करना चाहते हो उस काम में आपके पास नॉलेज हो, उस काम का कौशल हो आपके पास करने को, तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो हम लोग भी क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ दे रही हूँ, एक नागरिक के तौर पर मैं आपको कुछ दे रही हूँ जो मुझे आता है। ओके, मेरे पास पढ़ाने का प्रशिक्षण है, मैंने पढ़ाया है, मुझे पढ़ाने आता है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं किसी से ऐसे किसी राह चलते को मैं नहीं कह दूँगी कि आओ और इकोनॉमी पढ़ाओ, और ना आप पढ़ेंगे। उसके लिए आपको आना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। जो भी एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर, अगर वो MBBS नहीं किए हैं या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं किए हैं, और वो अगर आपको इलाज करने के लिए इंजेक्शन भी लगाएंगे तो आप उनसे दूर भागेंगे कि भाई तुम्हें आता है नहीं, तुम पढ़े हो नहीं, तुमसे हम क्यों इंजेक्शन लगवाएं। तो हर काम का एक अपना प्रशिक्षण होता है, अपना एक ज्ञान होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उस स्टार्टअप के बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग ही तो होती है जब आप IAS की तैयारी करते हैं, IAS बनने जाते हैं, तो उससे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ की इतिहास भूगोल पढ़ के कोई IAS बन जाएगा? क्या लगता है इतना आसान है? एग्ज़ाम को निकालने से ज़्यादा उसके बाद के जो चैलेंजेस है वो टफ होती हैं। तो एक बार आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, किस लिए आप बने हैं IAS। ये तो एक प्रोसेस है, मेन तो आपको वहीं सिखाया जाएगा। तो वो ट्रेनिंग जो आपको मिलेगी वही आपका काम आएगा आपके नौकरी के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इन चीज़ों के बेसिस पे हम एक ह्यूमन कैपिटल का क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर निवेश से यह मानव पूंजी में क्या होती है, तब्दील हो जाती है, और जो कि भूमि, श्रम,
पैसा आदि किसी भी भौतिक पूंजी से क्या होती है, मूल्यवान होती है। ठीक है, अब रीज़न कैसे मूल्यवान होती है, अब आप ये भी कहेंगे कि कैसे मूल्यवान होती है, इसकी अगर हम बात करें तो ज़मीन है, ठीक है, एक प्लॉट है, ओके, और पैसा है, मनी, ये मूल्यवान है, नो डाउट। ठीक है, श्रम, जैसा कि हमने कहा कि ये 3 चीज़ें जो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी कि 3 चीज़ें 4 चीज़ें चाहिए, तो उसमें जो बाकी 3 चीज़ें हैं, श्रम, जमीन और पैसा, मनी। तो अब आप बताइए, ये मूल्यवान है, सही है, बिना ज़मीन के, बिना किसी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको भूमि चाहिए, खेती करना है तो, और खेती करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और खेती करवाने के लिए आपको श्रम चाहिए। तो ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको होल्ड कौन करता है? इसको होल्ड करता है ये मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। आप और हम जैसे लोग ही तो इसको होल्ड करते हैं। अगर आप बौद्धिक तौर पर मजबूत हैं, आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर पैसा लगाएंगे, मजदूर रखेंगे जो कि क्या करेंगे, श्रम करेंगे, पैसा लगाएंगे, ज़मीन आपकी होगी, आप क्या करेंगे, इस पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक मजदूर भी ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि वो अपना योगदान दे रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन इन तीनों चीज़ों पर होल्ड कौन करता है? हमेशा मानव पूंजी करता है, ह्यूमन कैपिटल करता है, जिसके पास ये तीनों चीज़ें क्या हैं, विद्यमान हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल अगर हम दें तो आपने फेसबुक देखा ही है, क्या देखा है, चलाते ही हैं। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें, गूगल हो गया। अब इन चीज़ों को आप देखिए, ये चीज़ें क्या प्राकृतिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है प्राकृतिक, ह्यूमन मेड है। मार्क जुकरबर्ग को ख्याल आया कि चलो दुनिया को जोड़ते हैं, बना दिया फेसबुक, बन गया फेसबुक। ट्विटर है, इसी प्रकार से व्हाट्सएप है, इसी प्रकार से हर चीज़ें चल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक सोचा कि कैसे लोगों को कांटेक्ट किया जाए, एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, देश विदेश हर जगह पर फ्री में, बस इंटरनेट के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए लोगों को। क्या ऐसा करते, चलो ठीक है, इनके पास ज्ञान था, सोचने की क्षमता थी, बौद्धिक क्षमता, इनका स्तर जो था तीव्र था, प्रशिक्षण था इनके पास, उनको जो काम करना था उसके पास उनके पास क्या थी, नॉलेज थी, ट्रेनिंग थी, और स्वास्थ्य, खैर वो तो होना ही चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ये 2 चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये दोनों चीज़ उनके पास थी। उन्होंने क्या बना दिया, फेसबुक बनाया, और आप देखिए कितना तेज़ी से प्रसार हुआ है फेसबुक का। आप जानते हो, बताने के लिए मुझे स्पेशली कुछ बताना नहीं है फेसबुक के बारे में। तो अब आप देखिए, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं आपको, आपकी पूरी जो आप करते हैं फेसबुक पे, सब कंट्रोल में है उनके, सब उनके पास एक एक डेटा मौजूद है। लोगों की प्राइवेसी के लिए आप इतना चिल्लाते हैं ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, हर कोई आपकी एक एक चीज़ को जानता है, आप क्या करते हैं उस पर। तो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने कंट्रोल बना के रखा है अपना। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, आराम से पैसे कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा है, प्रशिक्षण है, बौद्धिक विकास है, ह्यूमन कैपिटल की वो क्या है, एकदम सशक्त उदाहरण है। ठीक है, और हम और आप जैसे लोग फेसबुक चलाते हैं, वो फेसबुक बनाते हैं, यही अंतर होता है। तो दूसरा, अगर हम हरित क्रांति की बात करें, एक टाइम ऐसा था कि जितनी ज़मीन है उतने में खेती हम कर रहे हैं, पारंपरिक तौर पर उपज हो ही नहीं रहा है, फसलें अच्छे से हो ही नहीं रही हैं, लेकिन हरित क्रांति आई। ठीक है, हरित क्रांति जैसे ही आई, कम ज़मीन में थोड़े से खाद, थोड़े से खनिज डाल के, हाइब्रिड बीजों के साथ उन्होंने कम ज़मीन में भी डबल खेती करा दी। ठीक है, चावल और गेहूं में हरित क्रांति का बोलबाला हो गया। और ये क्या है, बौद्धिक विकास ही तो था। जिसने इसे शुरू किया, उसके अंदर अगर बौद्धिक विकास न होता, सोचने की वो क्षमता न होती, उसके पास वो प्रशिक्षण नहीं होता, वो कौशल नहीं होता, तो वो कैसे करता? नहीं करता। हम क्यों नहीं सोचते कुछ नया चीज़? हम तो वो भी नहीं कर पाते हैं जो हमारे समाज में ऑलरेडी मौजूद है, और इन लोगों ने वो किया है जो था नहीं। आप सोच के देखिए, गूगल को देखिए, फेसबुक को देखिए, आप उसके बाद क्या कहते हैं, हरित क्रांति को देखिए। देन अगर आपको देखना है तो जो न्यूटन्स लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ, और जितने भी लॉज हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हैं, आप ये देखिए कि जो चीज़ें हम लोग के पास जो चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल है, जहाँ हमें कोई नया आविष्कार नहीं करना है, हम उनको भी नहीं कर पाते हैं सही से। और ये लोग वो ऐसे इंसान हैं जो चीज़ें नहीं हैं उसको भी लेकर के आए हैं। ठीक है,
एक एक से जो इन्वेंशन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, इन्हीं की बौद्धिक क्षमता की वजह से इन्वेंशन हुए हैं। एडिशन की बौद्धिक क्षमता थी कि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को हम क्या देंगे, रोशनी देंगे, और उन्होंने दे दिया। हम तो सोचते भी नहीं, हमारे पास तो जो है उसी को हम कर ले, वही बड़ी बात है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको दुनिया पर कंट्रोल करना है, एक अपना एक बनाना है, तो एक ह्यूमन कैपिटल और एक सशक्त ह्यूमन कैपिटल बनिए। ठीक है, ये बात तो सही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत ऊपर जाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा गधों की तरह। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो घिसना है ना, वो बौद्धिक तौर पे घिसिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली घिसेंगे, खुद को शारीरिक तौर पर घिसेंगे, तो आप मजदूर बनेंगे। अगर आप फिजिकली घिसने के साथ ही साथ अगर आप उससे डबल बौद्धिक घिस रहे हैं, तो आप क्या बनेंगे, मालिक बनेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के विकास के लिए। अगर आज भारत की जनसंख्या के हिसाब से सभी जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो एज अ ह्यूमन कैपिटल बिहेव करें और समाज में अपना योगदान देना शुरू कर दें, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक क्रांति आ जाएगी। क्योंकि भारत बहुत सशक्त है, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं भारत में हैं, संसाधन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक सका नहीं है और कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन अगर सब लोग ऐसा कर लें तो एक बहुत बड़ी क्रांति और बहुत जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इस कहानी में ही जब आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर में ही, तो आपने सकल और विलास जो कि दो फ्रेंड हैं, इनका आपने क्या पढ़ा होगा, एक स्टोरी पढ़ा होगा, बॉक्स में लिखा रहता है। तो उसमें होता है ना कि परिस्थितियां कभी कभी बहुत मायने रखती हैं इंसान के फ्यूचर में। जैसे जब आप सकल की स्टोरी पढ़ रहे होंगे, तो सकल की स्टोरी में क्या था, वो पढ़ाई करता है। ठीक है, वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद क्या करता है, एक फर्म में काम करता है। ठीक है, सकल क्या करता है, सकल जो है एक फर्म में नौकरी करता है, और उसी का जो दोस्त है विलास, उसकी माँ मछली बेचती थी। बाद में उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो गया, वो पढ़ता था नहीं, उसकी स्थिति वैसी थी नहीं। बाद में वो भी क्या करने लगा, अपनी माँ की तरह मछली बेचने लगा। तो ये परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी होती हैं कि लोगों को उतना बढ़ने नहीं देती हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से लड़ते हुए कैसे हमें इस लक्ष्य को पाना है, इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर रहेगा। हम आज देखते हैं कि हाँ आगे का क्या पॉइंट्स हैं। बस एक सेकेंड आप रुक जाइए। ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। अगर आप जापान को देखिए, और जापान की और जब कंडीशन जैसे हमारे यहाँ थी जिस समय आज़ादी के टाइम में, उससे भी बुरी कंडीशन थी जापान की। जापान में बम गिराया अमेरिका ने, क्या क्या चीज़ें नहीं की, कितनी तबाही आई। जापान का लोकेशन आप देखिए, संसाधनों की बहुत कमी है। एक द्वीप है समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ, वहाँ पर आप देखिए संसाधनों की भी बहुत कमी है, और जनसंख्या तो कम है ही, प्लस उसने आपदाएं भी बहुत झेली हैं। भूकंप से हमेशा वो ग्रसित रहता है, सब चीज़ें, मतलब जितनी समस्याएं हो सकती हैं एक द्वीपीय देश के लिए, जापान के पास उतनी समस्याएं क्या हैं, विद्यमान हैं। बात करते हैं जापान की, तो जापान के पास हर तरीके की समस्याएं क्या हैं, विद्यमान है। लेकिन जापान ने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं उनको क्या किया, उनको ह्यूमन कैपिटल बनाया, उनके ऊपर निवेश किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रशिक्षण में, और उनके ऊपर ऐसा निवेश किया कि आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से आगे कोई नहीं है, और जापान एक विकसित देश है। ठीक है, जापान एक क्या है, विकसित देश है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कैपिटल ह्यूमन के जो रिसोर्सेज हैं, जो मानव संसाधन हैं, उनका सही से यूज़ किया। ठीक है, इस वजह से आज वो हम सबसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। उसका रीज़न यही है। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है इस चीज़ की कि हम लोग भी क्या करें, हर चीज़ का सही से उपयोग करें, सही से यूज़ करें। अब हम आते हैं इस पे कि इसी में बताया गया है महिलाओं की
भागीदारी को लेकर के, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि ह्यूमन कैपिटल होता है, लोग जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब एक अदर चीज़ की अगर हम बात कर लें तो इसी कहानी में आपको बताया गया है कि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का जो है आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं का जो पक्ष है वो इसमें बताया गया है। आर्थिक क्रियाकलापों में महिला पक्ष। अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करना है, लेकिन अब आबादी की अगर हम बात ही करते हैं तो आबादी में आधी आबादी हमारी जो है वो क्या है, महिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है इस कहानी के अंतर्गत कि अब चूंकि अगर हम जनसंख्या को ह्यूमन कैपिटल में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ पुरुष ही तो है नहीं, पूरे पॉपुलेशन में मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। तो अब मेल तो ठीक है, उनकी तो एक ऐतिहासिक रही है, उनकी जिम्मेदारी कि उनको काम करना ही है, लेकिन क्या बिना महिलाओं के हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं, उस क्रांति को ला सकते हैं कि अगर हम अपने देश की आधी आबादी को कहें कि तुम घर में बैठो, तो ये मानो जो मेल जो आदमी खाली भरे हैं देश में, वो क्या सब कुछ कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। महिलाओं का भी आर्थिक क्षेत्र में उभरना उतरना बहुत ज़रूरी है, तभी समाज में भी बराबरी आएगी। दूसरा तो ह्यूमन रिसोर्सेज का पूर्णतः उपयोग हो पाएगा। यूएसए जैसे देश, यूके, यूएसए, ये सब क्यों इतना डेवलप हैं? क्योंकि उनकी जो 100% आबादी है वो काम करती हैं। वो महिला हो पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं, सबको काम करना है, कितना भी छोटा काम हो बड़ा काम हो जो भी हो, 18+ हुए नहीं कि उनको काम करना शुरू कर देना है। लेकिन हमारे यहाँ पर महिलाओं के ऊपर एक ऐतिहासिक बेड़ियाँ डाली गई हैं कि वो घर में ही रहेंगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अब अगर हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं के पक्ष की, तो 3 टाइप के चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक तो आखिर क्या रीज़न है कि इनकी भागीदारी कम है। दूसरा, श्रम बाजार में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा, इनके लिए समाधान पक्ष क्या है, ठीक है। बात करेंगे हम 3 चीज़ों के ऊपर। महिलाओं की कम भागीदारी का कारण। श्रम बाजार या फिर आप कहिए कार्यस्थल पर समस्याएं और समाधान पक्ष। इस चैप्टर में आपको ये तीनों ही चीज़ें क्या की गई हैं, बताई गई हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों को हम भी आपको बताएंगे कि क्या रीज़न है। सबसे पहले तो देखिए, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रीज़न होता है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रीज़न, सांस्कृतिक कारण। उसमें होता क्या है कि डिवाइड कर दिया गया है कि जो मेल हैं वो बाहर के काम करेंगे और जो फीमेल्स हैं वो घर का काम करेंगी, ठीक है। एक जो मानसिकता है हमारे देश की, वो सबसे ज़्यादा, जो आप कह सकते हैं कि यही सबसे ज़्यादा एक पूर्वाग्रह है। ऐतिहासिक तौर पर बहुत पुराने समय से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं हमारे देश में कि बाहर का काम, घर का खर्चा चलाने का काम जो है वो मर्दों का है, और घर में खाना बनाने का काम, झाड़ू पोछा करने का काम वो क्या है, औरतों का काम है, ठीक है। अगर हम इसको भी एक बार देखें तो आप देखिए, बाहर का काम आदमी करता है, ठीक है, और इसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है। कितनी देर काम करता होगा, 8 से 10 घंटे, ये इसका वर्किंग आवर हो सकता है। अब यहीं आप इस महिला को देखिए, ये कितने घंटे काम करती है, 20 घंटे, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन इसे सैलरी के तौर पर क्या मिलता है, कुछ नहीं, ठीक है। घर का काम
आसान नहीं होता करना। यही घर का काम अगर वो अपने यहाँ ना करके किसी और के यहाँ करेंगे तो वो भी पैसे पाएंगे, लेकिन चूँकि अपने यहाँ करती हैं, अब उनका हस्बैंड, उनका बेटा या उनका जो भी हो वो उनको पैसे दे रहा है, तो इनकी दायित्व है कि वो उसके घर की कामकाज को देखें। तो ये जो परंपराएं हैं वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर क्या है, हमारे देश में बैठी हुई हैं लोगों की मानसिकता में। एक तो ये रीज़न है कि महिलाएं जल्दी उस मात्रा में श्रम बाजार में नहीं उतर पा रही हैं, ठीक है। दूसरा तो कौशल का कम स्तर है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या है, कौशल का स्तर कम है। अब देखिए यहाँ पर मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि भेदभाव टाइप का, नहीं, ये रियलिटी है। रियलिटी कैसी है, क्योंकि उन्हें मौके ही नहीं दिए जाते। महिलाएं जो काम करती हैं उसमें अपना बेस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा तब, अब जब उन्हें आप बाहर ही नहीं भेजेंगे, उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं देंगे, शिक्षा ही नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे काम करेंगी, कैसे अपनी उद्यमशीलता को बढ़ाएंगी। तो उनका पुरुषों के मामले में कम तो होना तय है, स्वाभाविक है। जब उन्हें जाने ही नहीं दिया जाएगा तो वो ये सब चीज़ें सीखेंगी कैसे। एक और भी देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी जो महिलाओं का है वो पुरुषों की अपेक्षा स्वास्थ्य का जो स्तर है वो गिरा रहता है। स्वास्थ्य का गिरा स्तर, कुपोषण वगैरह की, अब जैसे अपने ही घर में देखिए, अगर मान लीजिए किसी घर में परेशानी है, ठीक है, खाना है कम है, और उस घर में बच्चे हैं, 2 हस्बैंड हैं और एक वाइफ हैं, तो वाइफ क्या करती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, हस्बैंड को खिलाती हैं, अपने लिए नहीं बचेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम क्या हर एक घर में होता है कि महिलाएं अक्सर अपनी चीज़ों को, अपनी शौक़, अपनी हर एक चीज़ों को अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, इन सब चीज़ों के लिए क्या करती हैं, सैक्रिफाइस करती हैं मोस्ट ऑफ द, ठीक है। 95% की मैं बात कर रही हूँ, 5% एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। तो वो क्या करती हैं, अपनी चीज़ों को ध्यान न दे करके अपने परिवार के लिए अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करती हैं। और रीज़न ये होता है कि स्वास्थ्य स्तर तो गिरेगा ही, अगर आप खुद की सेक्रीफाइस करेंगे और काम आपको उतना ही करना है, लेकिन आपको अगर सही से पोषण भी ना मिले, तो ऐसे में क्या होगा कि स्वास्थ्य का खतरा तो आएगा ही, प्लस आपको शिक्षा है नहीं कि आप कुछ कर सके वैसा। हाँ, ये होता है कि बहुत जगह जो अपने आप वर्गीय भी होता है ना, एक तरीके से आप देखिए वर्गों में क्या होता है, अगर हम वर्गीय विभाजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। तो अक्सर क्या होता है, उच्च वर्ग के लोग अपनी महिलाओं को तो और भी बाहर नहीं भेजते, क्योंकि उनकी एक अपनी है शान, ठीक है, तो उनके घर की औरतें कैसे कहीं काम कर सकती हैं इस वजह से। लेकिन निम्न वर्ग की महिलाएं अक्सर बाहर काम करते आपको दिख जाएंगी, लेकिन वो काम कैसा होता है, मजदूरी का, खेती में कटाई कर दी, ये कर दी, मजदूरी कर दी, जो भी कर दी, तो ऐसे काम करते हुए दिख जाती है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है, या तो हस्बैंड की कमाई उतनी सफिशिएंट नहीं होती, या तो हस्बैंड शराबी हो, वो काम ही नहीं करता हो। ऐसे में महिलाओं को बाहर निकल के अपना भरण पोषण के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर दूसरा फैक्टर, उसको हम देखेंगे कि कार्यस्थल पर क्या समस्याएं आती हैं महिलाओं के समक्ष। सपोज कि ठीक है, भेज भी दिया जाए काम पे, तो अगर महिलाओं में शिक्षा का अभाव हो, शिक्षा का अगर अभाव हो, तो वहाँ वो कहाँ काम करेंगी, हमेशा असंगठित क्षेत्र में। यदि शिक्षा का अभाव हो तो ज़्यादातर कार्य असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। अगर शिक्षा नहीं है, उतना कौशल नहीं है, तो फिर बड़े क्षेत्रों में या फिर संगठित क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में या कोई बहुत साइंस में, टेक्नोलॉजी में ऐसी जगह पे वो जा नहीं सकती। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, छोटे काम करने पड़ते हैं, छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, ऐसे क्षेत्रों में काम करने पड़ते हैं जहाँ पर क्या है, अनियमितता है। सबसे बड़ी बात तो ऐसी जगहों पर क्या होती है, अनियमितता, मतलब कोई काम की कोई गारंटी नहीं, काम की गारंटी नहीं, ठीक है। दूसरा तो होता क्या है कि पारिश्रमिक उनको पुरुषों की अपेक्षा क्या मिलता है, कम मिलता है, वेतन
कम दिए जाते हैं ऐसी जगहों पर पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, अक्सर ये होता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, कहीं भी आप देखिए, यहाँ तक कि मैंने एजुकेशन सेक्टर में भी ये चीज़ें देखी हैं कि महिला कितना भी अच्छा पढ़ाती है लेकिन पुरुष की अपेक्षा हमेशा उसे अक्सर कम वेतन दिए जाते हैं। ठीक है, हर जगह पे मैंने देखा है ये चीज़ें। आप अपने यहाँ के स्कूल में जाके देखिए, कोई भी स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल की बात नहीं करिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पर पूछिए, आप एक सर्वे करिए, देखिए वहाँ के जो पुरुष हैं उनकी जो सैलरी है वो महिलाओं की सैलरी से काफ़ी अच्छी होती है, महिलाओं की सैलरी उनसे कम रहती है। ठीक है, एक तो उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं, कब निकाल दे, असंगठित क्षेत्र है, कोई उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है कि आपको इतने दिन के लिए रख रहे हैं, नहीं, उसका मन नहीं करेगा निकाल देगा, उसकी कंपनी कब ठप हो जाए वो आपको निकाल देगा, आपके रोजगार की कोई भी निश्चितता नहीं है। दूसरा तो आपका कम कौशल स्तर रहेगा तो आपको यही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन इससे बड़ी बात, महिलाओं को कुछ लीव चाहिए होती हैं, जैसे प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश का क्या मतलब है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो विदिन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है उनको लीव देनी चाहिए और प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ दिन का लीव देना चाहिए और उस दौरान भी उनको कम से कम आधी सैलरी तो आप दे ही दीजिए, ये होना चाहिए। तो एक इसको हम कहते हैं प्रसूति अवकाश। ठीक है, ऐसा नहीं कि 9 महीने तक का पूरा 10 महीने तक का देना आपको, नहीं, अराउंड 6 मंथ के बाद से वो लोग काम नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं होती, वैसी स्थिति नहीं होती, तो प्रसूति अवकाश ये होता है। और उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो शिशु की देखभाल के लिए कुछ टाइम तक का उनको लीव चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में उन्हें ये नहीं मिलता। ठीक है, इसके लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, ऐसे में उनको अपना काम ही छोड़ना पड़ेगा, या सपोज अगर वो उतने महीनों के लिए छोड़ेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद अगर उनके दोबारा वो काम करने चाहेंगे तो काम होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस सामाजिक सुरक्षाएं का भी क्या होता है, अभाव रहता है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं होती है असंगठित क्षेत्रों में। अक्सर आप सुनते होंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, काम करने जाती हैं औरतें उनके साथ गलत हो जा रहा है, रेप हो जाते हैं, कुछ भी आप सुनते ही हैं। तो ये जो है असंगठित क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात तो रीज़न ये होता है ना कि मोस्ट ऑफ द जगहों पर औरतें अगर काम के लिए अप्लाई करती है तो उन्हें बहुत ही हवस की नज़रों से देखते हैं, पहले तो गंदी नज़रों से देखेंगे। उन्हें लगेगा कि अब ये काम करने आई है तो ये हमारी संपत्ति हो गई है, हमारे यहाँ काम कर रही है तो हमारी संपत्ति है, कभी भी बुला लो, कुछ भी करा लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल पर उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है असंगठित क्षेत्रों में, हमेशा गिद्ध की नज़रों के नीचे उनको काम करना पड़ता है। तो ये समस्या होती है और उसी से महिलाओं को बचा के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे जो पीस पाए जाते हैं ना वो हर समाज में पाए जाते हैं, हर समाज में ऐसे ऐसे पीस पाए जाते हैं और महिलाओं के ऊपर बुरी दृष्टि डालने वालों की कमी नहीं है हमारे समाज में। ठीक है, तो हमेशा एक हीन भावना से देखना, हमेशा एक अलग ही सोच बनाए रखना, ये पता नहीं कहाँ से आता है लोगों के दिमाग में, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये श्रम बाजार में उतरने पर भी उनके पास ये समस्याएं होती हैं। समाधान पक्ष की कुछ बात कही गई है कि अक्सर जो निम्न कौशल वाली महिलाएं होती हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि उनके पास काम जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि महिलाओं में शिक्षा को और ज़्यादा प्रसार करिए, शिक्षा का अधिक प्रसार हो इनमें। एक पुरुष पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है, एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उस काम आती है। क्योंकि एक माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को एक शिक्षा की ओर ले जाने में उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, उसके बच्चों के पालन पोषण में वो सारी चीज़ें दिखेगी। तो एक लड़की का, एक महिला का शिक्षित होना बहुत पुरुष से भी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ के रूढ़िवादी लोग समझते नहीं हैं। तो एक तो शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके क्या होने चाहिए, प्रसार होने चाहिए। और महिलाओं के प्रशिक्षण में अधिक निवेश होना चाहिए। ठीक है, निवेश जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। इनको किसी चीज़ को अगर सिखाना है, ट्रेनिंग, इनको महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए क्योंकि महिलाओं के पास ट्रेनिंग की बहुत कमी है, प्रशिक्षण की उनके पास बहुत कमी है। ठीक है, और
ये सब इसलिए ताकि वो क्या कर सके, खुद को डेवलप कर सके, पढ़ा सकें और वो असंगठित क्षेत्र में क्या कर सके, उतर सकें। ठीक है, संगठित क्षेत्र में उतर सकें। ठीक है, सरकारी नौकरी पा सकें, आईएएस की तैयारी कर सकें, जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनकी तैयारी कर सकें, उसमें जाएं, उसमें काम करें, संगठित क्षेत्र में हो, सुरक्षित हो ताकि। ठीक है, उन्हें संगठित क्षेत्र में रहेंगे तो उन्हें क्या प्रसूति अवकाश भी मिलेगा, प्लस उनकी सैलरी भी, जो भी उस समय काटे ओटी जाएंगे उसके बाद उनको उनकी सैलरी भी मिलेगी, उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी रहेगी, जॉब की जो अनिश्चितता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं अगर महिलाएं संगठित क्षेत्र में काम करती हैं तो। प्लस अगर आप यूपीएससी में से निकाल करके आईएएस बनते हैं तो चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको जो सैलरी मिलेगी उतनी ही मिलेगी, यहाँ कोई कटौती नहीं है, मतलब वेतन की जो कटौती है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा तो अगर कौशल रहेगा, शिक्षा रहेगा, नॉलेज रहेगा, बौद्धिक विकास होगा तो विज्ञान प्रौद्योगिकी हर एक क्षेत्र में महिलाओं का क्या होगा, बोलबाला होगा। आज भी महिलाएं कर रही हैं लेकिन उस रेशियो में नहीं कर रही जिस रेशियो में पुरुष कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ये सारी चीज़ें, और यही रीज़न है, इन्हीं वजहों से महिलाएं अपनी स्थिति सुधार सकती हैं। तो अब ये महिलाओं के भी हाथ में है। अक्सर कहते हैं ना कि महिलाओं की जो दुश्मन है वो महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, किसी भी ससुराल में झगड़ा न हो अगर बहू, सास और ननद ठीक हो, क्योंकि ससुर, हस्बैंड, देवर से कोई मतलब नहीं होता, उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहता है अपनी बहू, ससुर का बहू के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता है बाप की तरह, देवर का एक दोस्त, एक भाई की तरह, हस्बैंड तो खैर अपना है, लेकिन जो असल जो विलन होती हैं वो सास होती हैं, बहुएं भी होती हैं, ननद होती हैं। तो महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, वही उनकी टांग खींचती हैं, उनको पीछे रोकती हैं, उनको मतलब उन्हीं के साथ वो क्या करती हैं, शोषण करती हैं, खुद ही खुद के साथ शोषण कर रही हैं। तो इस स्थिति को समझना है, इसको सुधारना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हैं, महिला पक्ष की बात हमने की। अब हम आते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता को लेकर के, इस चैप्टर में क्या कहा गया है इसके ऊपर। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता को लेकर के कि जो पॉपुलेशन है उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ फैक्चुअल जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पर दूंगी, आंकड़े कुछ मैं आप लोग को दूंगी, तो क्लास में बने रहिएगा। देखिए, इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं ना तो ऐसे इन चीज़ों से रिलेटेड आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को मेंस में आती हैं, ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो उसे आप बहुत ही सहजता से कर ले जाएंगे। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं हमारे देश में जनसंख्या बहुल देश है हमारा, तो ये सब क्वेश्चन कब पूछ ले कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से समझिए। और आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, जहाँ तक अभी आपने पढ़ा है, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आप कुछ छोड़ देंगे? नहीं छूटेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्लासेस लंबी देख के बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं कि क्लास इतनी लंबी है, लेकिन जान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं तो आपको लंबी क्लासेस की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं ना तो आपको 3-4 घंटे बैठने पड़ते हैं कंटिन्यू। ठीक है, बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक मिल जाए भले, नहीं तो वो भी नहीं। यहाँ तो आप फिर भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की ही क्लास देखते हैं मैक्सिमम। अब हम आते हैं शिक्षा क्षेत्र की जनसंख्या जो है उसकी गुणवत्ता के ऊपर। जनसंख्या की गुणवत्ता, इसके ऊपर हम आएंगे। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता। अब इसमें हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की, फिर हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। ठीक है, इन 2 चीज़ों की अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि चूँकि यही 2 चीज़ें हैं, प्रशिक्षण भी शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाता है। यही 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल सकती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मजदूर जो मजदूरी करता है ना, मजदूरी के लिए भी आपको प्रशिक्षण होना चाहिए। खेतों में कटाई भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने कभी किया हो,
हम नहीं कर सकते, बहुत लोग होंगे जो नहीं कर सकते, जो कभी खेत में कदम तक नहीं रखे हैं, वो कैसे कर सकते हैं खेती। हर क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहिए, नॉलेज हर जगह चाहिए। अगर आपको खेती भी करनी है, आपको बीजों का, ज़मीन का, मिट्टी का नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो आप सिर्फ मजदूरी करके खेती में कुछ फसल ही उगा सकते हैं, कृषि क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं ला सकते। अपने खेत का, अपनी ज़मीन का सही उपयोग नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा की पर्याप्त उपलब्धता। जैसे कि शिक्षा, यहाँ पर गुणवत्ता की हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो देखते हैं वो कि शिक्षा की पर्याप्त उपलब्धता कैसे हो और स्वास्थ्य की सहज सुविधा कैसे मिले। यानी यहाँ पर शिक्षा की पर्याप्त उपलब्धता ये कैसे होगी, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि स्वास्थ्य की सहज व्यवस्था। ये कैसे होगी, ठीक है। इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्तमान परिदृश्य की, ठीक है, वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें शिक्षा व्यवस्था का जो एक ट्रेंड है वो एक तरीके से घिसा पिटा है, ठीक है। आज की अगर शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो एकदम घिसा पिटा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर हमें आज के विश्व के साथ आगे बढ़ना है तो शिक्षा क्षेत्र में पुरानी जो तकनीक है, पुरानी तकनीक के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना आवश्यक, ठीक है। जैसे हम पुराने ज़माने में घिसा पिटा पढ़ते चले आ रहे हैं कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, ये आंदोलन, वो आंदोलन, ऐसी क्रांति, वैसी क्रांति, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आते हैं। ये होता है राष्ट्रपति, वो होता है प्रधानमंत्री, चलो ठीक है, जानने के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ गया। थ्योरी पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग खराब। प्रैक्टिकल का क्या स्थिति है हम आपको बताते हैं। पढ़ तो लेंगे, थ्योरी सब चीज़ लिख देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, बायो के स्टूडेंट जो होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं, इनके जब प्रैक्टिकल की टाइम आती है, प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। कोई पैसा दे के प्रैक्टिकल निकलवा रहा है, तो कोई फाइल किसी और से बनवा ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, लैब में कोई पहुंच नहीं रहा, टीचर तक नहीं पहुंच रहा, ये स्थिति है प्रैक्टिकल की। और बात करते हैं हम प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो जब खुद प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा कैसे। घिसे पिटे बच्चे निकलते हैं रट्टा मार मार के। तो व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक शिक्षा पर जो नॉलेज हम लें वो एकदम अलग तरीके का लें, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं गांधी जी भारत में कब आए, गांधी जी भारत में आए तो क्या किए। इससे ज़्यादा हम इस पर जानें कि अगर गांधी जी भारत में ना आए होते तो क्या होता, ठीक है। ये हमें बौद्धिक विकास हमारा यहाँ से होगा। गांधी जी आए, गए, रहे, किए, ये तो सभी को पता, लिखा हुआ है। जो नहीं लिखा है कि अगर वो ना आए होते तो क्या होता, ये तो बौद्धिक विकास से ही, बौद्धिक क्षमता से ही हम लोग अनुमान लगा के इसका आंसर दे सकते हैं ना। और ऐसी ही चीज़ें जो हमें क्या करती हैं, वो समाज में सही सोच से आगे बढ़ाती हैं। एक हमारी बौद्धिक जो हमारी दिमाग है ना, उसको थोड़ा सा घिसवाने के लिए थोड़ा सा काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल दीजिए, पुरानी तकनीकों को छोड़िए। अगर हम वर्तमान में हम देखें तो शिक्षा बजट की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो 1951 में जो हमारा एजुकेशन बजट था 1951 टू 1952, वो था 0.64% ऑफ द GDP, ठीक है। अगर हम शिक्षा बजट की कुछ बात कर लें तो 1951 टू 1952 इस टाइम था 0.64% ऑफ GDP, ठीक है। ये था हमारा कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था नया नया। उस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब थी, जाहिर सी बात है, हम सोच भी सकते हैं इतना होगा उतना। उसके बाद हम 2015-16 की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो हमारा क्या कहते हैं एजुकेशन बजट था वो क्या था 3%। 2015-16 की अगर हम बात करें तो इस टाइम था हमारा एजुकेशन बजट 3% ऑफ GDP, ठीक है।
ओके। फिर 2017-18 में क्या हो गया, ये 2.7% ऑफ जीडीपी। देखिए आपको लग रहा होगा कि कम हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जीडीपी बढ़ती है देश का नेशनल इनकम बढ़ता है, तो परसेंटेज अगर कम हो तो भी पैसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो तो वही हाल हो गया ना कि 100 रुपया का कह दो कि 50% और 1000 का कह दो 10%, तो यही है। तो 2.7% 2017-18 में हो गया। हालांकि शिक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए था, जीडीपी का ज़्यादा परसेंट देना चाहिए शिक्षा बजट में, कम नहीं करना चाहिए, परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा 2020 का नया शिक्षा नीति है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या 2021 का अगर हम डेटा देखें तो उस टाइम जो शिक्षा बजट का है वो 3.1% ऑफ जीडीपी है 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2021 के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, 3.1% है। लेकिन अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये तो देखिए रही हैं ये चीज़ें, इनकी हम बात करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी रही हैं। 1951-52 में ये 0.64% था, 2015-16 में 3% ऑफ जीडीपी, 2017-18 में 2.7% ऑफ जीडीपी और 2021 में 3.1% ऑफ जीडीपी। अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सॉरी गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। नई शिक्षा नीति 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, ये कौन सी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। जो 2020 की शिक्षा नीति आई है वो हमारे देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। अब आप कहेंगे कि पहली और दूसरी कब आई थी, तो अगर हम इसको देख ले तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आई थी 1968 में और सेकंड आई थी 1986 में। उल्टा करके याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है याद करना। एक आया था 1968 में, दूसरा आया था 1986 में। उल्टा कर लीजिए 68-86 को, 8-6-6-8, ठीक है। तो अब आप देखिए कितना पुराना शिक्षा नीति चल रहा है हमारे देश में। 1986 कहाँ है भाई, उस टाइम तो एलपीजी रिफॉर्म भी नहीं आया था, तब का शिक्षा नीति लेके बैठे हम। 2020 की जो शिक्षा नीति है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। बहुत ही तगड़ी शिक्षा नीति आई है, बहुत ही बढ़िया। इसमें जो बजट की बात की गई है वो की गई है कि हम जीडीपी का लगभग 5.6% क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है, क्या, एजुकेशन में बजट। 2020 की शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है कि जब ये हमारा इम्प्लीमेंट होगा तो हम जो शिक्षा बजट है उसको हम क्या करेंगे, उससे हम 5 to 6% समझ लीजिए कि 5 से 6% के बीच में, 5 to 6% के बीच में हमारी क्या रहेगी, जीडीपी रहेगी, बजट रहेगा जीडीपी का। तो ये आप देखिए, अगर आप शिक्षा नीति पर कहेंगे तो शिक्षा नीति 2020 पर क्या नए नए चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें बदली गई हैं, किस प्रकार का परिवर्तन है, इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो दे सकती हूँ आपको। अगर आप कहेंगे तो मैं इसी के बाद ही दे दूँगी, या तो फिर दे दूँगी। खैर मैं शिक्षा नीति पर एक दे ही देती हूँ आपको क्लासेस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऐसी क्या चेंजेस आई हैं, क्या बदलाव हुए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद रिफॉर्म हुआ है एजुकेशन में, तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये है यहाँ तक की बातें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ साक्षरता दर की, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैं इधर लिख देती हूँ, खैर इसको बाद में मिटा देंगे हम। तो साक्षरता दर की हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेल और फीमेल दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। 1951 की, 2001 की, 2011 की और 2021 की साक्षरता दर की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मेल की, यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल की, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और जो यहाँ पर मैं लिख दूँ किन किन डेट का हम करेंगे, तो 1951 का करेंगे, 2001 का करेंगे, 2011 का करेंगे, 2021 का करेंगे, ठीक है। इन 4 सालों का हम देखेंगे क्या, साक्षरता दर, यानी कि कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो लिख पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1951 की, तो 1951 में कुल
21.16% क्या थे, मेल जो थे वो हमारे पुरुष जो थे वो क्या थे, शिक्षित थे। 21.16% पुरुष शिक्षित थे 1951 के टाइम पे, और वहीं 9% महिलाएं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं सिर्फ 9%। अब इनको जोड़िएगा मत आप, देखिए मेल फीमेल, मान लीजिए कि देश में 50% ये है, 50% ये हैं, तो इनको आप 100% मानिए कि कुल 100%, यानी जो 50% पुरुष हैं, इन पुरुषों में 21%, 21.16, 50 में नहीं 100%। समझे कि नहीं, खिचड़ी हो गई, अच्छे से बताती हूँ। समझिए कि 100 जनसंख्या है, 100 जनसंख्या में 50 मेल हैं, 50 फीमेल हैं, ठीक है। तो इस 50 में 21.16% क्या है, वो शिक्षित हैं। अब 50 का 21% निकाल लीजिए, उतने मेल शिक्षित है, और इस 50 का 9% निकालिए, इतनी क्या है, महिलाएं शिक्षित है। तो ऐसे हम देखते हैं, कंबाइंड नहीं है ये, अलग अलग 100% है दोनों का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 2001 की, तो 2001 में 75%, 75.85, 75.85% जो थे वो पुरुष जो थे वो क्या हो गए, साक्षर हो गए। कब, 2001 में। देखिए वैसे काफ़ी गैप है, लेकिन अच्छा खासा बदलाव आया। और महिलाएं जो थी वो 54% हो गई साक्षर, ठीक है। महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी। उसके बाद आता है 2011 का जो हमारा आंकड़ा है, उसके हिसाब से 82.14% पुरुष साक्षर हैं, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो 65.46% महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। और लेटेस्ट 2021 का अगर हम बात करें तो 84.4% पुरुष और 71.5% महिलाएं। 84.4% पुरुष और कितनी है, सॉरी मैं डाटे बोल रही हूँ, 71%, 71.5% क्या है, महिलाएं साक्षर हैं। तो ये है हमारा का साक्षरता दर का रिपोर्ट, महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग। 1951 में पुरुष 21.16, महिलाएं 9%, 2001 में 75.85, महिलाएं 54%, 2011 में 82.14%, महिलाएं 65.46, और 2021 में 84.4 मेल और 71.51% क्या है, फीमेल। ये है, ठीक है। अब यहाँ बात की जाती है कि इन चीज़ों को हम कैसे, साक्षरता दर को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या ऐसे स्टेप हैं जो उठाए जा सकते हैं। इधर का मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। ये भी आपने देख ही लिया होगा, तो मैं यहीं का हटाती हूँ। आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। कुछ सुझाव की बात करेंगे हम। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कुछ सुझाव यहाँ देने की कोशिश करेंगे हम कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए, कैसे इसको सही किया जाए। ऐसे कुछ सुझाव हम यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। शिक्षा की पर्याप्त उपलब्धता के लिए क्या देना है, हमें सुझाव देना है, ओके। तो इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एक तो ये है हमारे यहाँ की क्या एक कंडीशन है, वर्तमान परिदृश्य है शिक्षा का। इस चीज़ को हमने आज डिस्कस किया था। कुछ सुझाव की बात करें तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए जो भी कार्यक्रम निकालती है, जो योजनाएं निकालती हैं, उनका सही से क्रियान्वयन और सही से प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है। सरकारी कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन एवं प्रसार, ठीक है।
शिक्षा जगत में भी काफ़ी सारी योजनाएं निकालती है, काफ़ी सारे कानून बनाती है, तो उनका सही से क्रियान्वयन हो और सही से प्रसार हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की एक पूरी श्रृंखला चलाई हुई है। उसके बाद आप देखेंगे मिड डे मील की श्रृंखला चलती है हमारे यहाँ पर कि बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है ताकि वो फ्री में, एक तो कम पैसे में आए प्लस उन्हें खाना भी मिले, तो उसी के लालच में ही आए लेकिन पढ़ने आए। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें आगे बढ़ाना है। प्लस जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जागरूकता का प्रसार होना चाहिए शिक्षा जगत में। हमेशा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि शिक्षा की महत्वता क्या है, इसको जानने के लिए, ठीक है। यानी कि शिक्षा जगत में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, महिला शिक्षा के लेकर के तो स्पेशली, ठीक है। अक्सर महिलाओं को नहीं भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लड़कियों को, तो लड़कियों के पढ़ने से क्या बेनिफिट होंगी, इनको लोगों को समझाना होगा। बच्चे जो भीख मांगते हैं वो भीख न मांग करके पढ़ाई करें, क्योंकि स्कूल इतनी भी महंगी नहीं हो गई है, प्राइमरी स्कूल को अगर आप देखते हैं तो ऐसे में उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। प्लस विद्यालय जो हैं उनकी गुणवत्ता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद्यालयों की गुणवत्ता अगर आप देखें तो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग महंगी महंगी फ़ीस देते हैं लेकिन वो क्वालिटी उनको नहीं मिल पाती है। विद्यालयों को भी अपने स्तर बढ़ाने के ऊपर क्या करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। शिक्षकों की गुणवत्ता, ऐसे ही किसी को उठा के भेज दो पढ़ाने के लिए तो ये नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की गुणवत्ता जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। जो उस लायक हो उन्हीं को वो पढ़ाने के लिए दो, उनके अंदर वो नॉलेज, वो क्वालिटी होनी चाहिए, तभी उन्हें पढ़ाने के लिए दो। ऐसे नहीं कि बस कमाने के लिए कोई भी जाके पढ़ा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। प्लस शिक्षा तक सहज पहुँच हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। शिक्षा तक सहज पहुँच हो सके, ऐसी व्यवस्था करिए कि सभी शिक्षा तक पहुंच सकें। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षण संस्थानों का विकास करना पड़ेगा, शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। शिक्षण संस्थानों में वृद्धि एवं विकास। आप स्कूल्स खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पर स्कूल खोलिए, शिक्षण संस्थान खोलिए जहाँ पर स्कूल नहीं है। लड़कियों के लिए स्पेशल खोलिए, क्योंकि अगर किसी माँ बाप को ये दिक्कत है कि हमारी बेटी लड़कों के साथ नहीं पढ़ेगी तो वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें चल रही हैं लेकिन इनको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ऐसी जगहों पर करने की ज़रूरत है जहाँ पर अभी भी नहीं है। प्लस हायर स्टडी के लिए जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की संख्या में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि एवं गुणवत्ता का विकास। देखिए यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो बस नाम किसी का लिखा है, पेपर देने कोई और आ रहा है, पढ़ दीदी रही है, पेपर देने भैया आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो जितने भी आजकल ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही हैं गांव देहात में, वहाँ यही हाल है कि पढ़ दीदी रही है, नाम दीदी का है, परीक्षा बैठ के भैया दे रहे हैं उनके। ये नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। आधा तब तो देखेंगे हमारे देश में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कहेंगे ग्रेजुएट हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए, एमए किए हैं, लेकिन पूछ लो तो बीए का बीए का मतलब भी नहीं पता, बी का बी भी नहीं पता, ए का ए भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि पढ़ी दीदी हैं, पेपर भैया दिए हैं, इसलिए नहीं पता, जाना नहीं है। क्यों, क्या करोगी जाकर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जो है सिचुएशंस है, इन सब चीज़ों का एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम शिक्षा जगत में क्या कर पाएंगे, थोड़ा विकास कर पाएंगे और सही से हम अपनी जनसंख्या पर शिक्षा का निवेश कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इन चीज़ों को कोट करिएगा सुझाव के तौर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ें आपको एनसीईआरटी में इतना डिटेल से मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो अब हम आते हैं किसके ऊपर, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर आते हैं। ये आपने देख लिया होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, सरकारी कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन एवं प्रसार हो, शिक्षा में जागरूकता आए, विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षकों की गुणवत्ता
ये इसको ध्यान दीजिए। आप शिक्षण संस्थानों में वृद्धि करिए, उसके बाद विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाइए, उसमें गुणवत्ता लाइए, शिक्षा तक सबकी सहज पहुंच हो सके ऐसी व्यवस्था करिए, ठीक है, ताकि सही से शिक्षा का निवेश हो सके। अब हम आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है स्वास्थ्य की सहज सुविधा कैसे हो सकती है, इसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो उसकी क्या करता है, क्षमता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और इसी से क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। आप कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है तो आपके अंदर जो क्षमता होगी, उस कार्य को करने की जो कैपेसिटी होगी, वो कहीं ना कहीं कम होगी, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा आपकी जो कैपेसिटी होगी वो हमेशा कम होगी, और इस प्रकार से एक सही मानव पूंजी का, स्वस्थ और सशक्त मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ परिदृश्य देखते हैं, कुछ डेटा देखते हैं हम हेल्थ से रिलेटेड, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, जीवन प्रत्याशा दर को अगर हम देखें, यहाँ पर ये बताया जाता है कि औसतन हमारे देश में कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। एक एवरेज हम एज की यहाँ पर क्या कहते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो 2022, 2015, उसके बाद क्या कहते हैं आपका 2001, 2011, 2022 और 1975। जीवन प्रत्याशा दर हम देखेंगे 1975 में कैसी थी, 2001 में कैसी थी, 2011 में कैसी थी और 2022 में कैसी है। मेल प्लस फीमेल, ठीक है, दोनों का देखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1975 में पुरुष का जो औसत जो एज था वो कितना था, सॉरी पुरुष का नहीं, मैं ऑल ओवर बताती हूँ क्योंकि ये एवरेज ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है, एवरेज सभी का मिला करके पूरे पॉपुलेशन का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन का एवरेज निकालें तो 1975 में जो था औसत आयु थी वो थी 50.63 ईयर, 50.63 ईयर्स, ठीक है। यानी कि 1975 में औसतन एक व्यक्ति लगभग 50 से 52 तक के बीच का उसका क्या था, जीवन प्रत्याशा दर था, उतनी औसत आयु वो जी सकता है, ऐसी यहाँ पर बात की जाती है डेटा के अकॉर्डिंग। फिर 2001 में ये 62.28 साल हो गया था और 2011 में ये 66.87, 2001 में और 2011 में, और वहीं 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में ये 70.19 है, ठीक है, 60.28 ईयर, ठीक है, 62 बोल के मैं 60 लिख रही हूँ, 62.28 साल, ठीक है, यानी कि लगभग 62 से 63 साल क्या थी एवरेज आयु थी, कब, 2001 में, और 2011 में ये थी 66.87 ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 70.19 जीवन प्रत्याशा दर ये है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार। 1975 में 50 से 52 साल तक का, 50 से 51 साल तक का जो था औसत जीवन प्रत्याशा दर था। उसके बाद 2001 में 62.28, 2011 में 66.87, 2022 में 70.19। ये हमारी क्या है, जीवन प्रत्याशा दर। हालांकि इसमें थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जापान जैसे देशों में तो 100 साल तक लोग जीते हैं, 100 से पार जीते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश में भी ज़रूरी है कि ये चीज़ें बदले। और ये चीज़ें बदलेगी कैसे, जब क्वालिटी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हेल्थ ही तो सब चीज़ है हमारे यहाँ पर, और हेल्थ बहुत चीज़ों से रिलेट करता है। इन चीज़ों के ऊपर आगे हम चर्चा करते हैं अभी। फिर हम बात कर लेते हैं आज हमारे देश में शिशु मृत्यु दर का रेट क्या है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1000 जीवित बच्चों में कितने लोग मरते हैं, इसकी बात यहाँ पर की जाती है कि 1000 बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसी को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर,
ठीक है। 1000 जीवित मतलब 1000 जन्मत जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1951 में क्या था, 2001 में क्या था, 2011 में क्या था, 2022 में, इन चारों के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 1951, 2001, 2011 और 2022, इन चारों आंकड़ों को हम देखेंगे। तो 1951 की अगर हम बात करें तो जो शिशु मृत्यु दर था वो 1000 बच्चों में 186, ठीक है, 186 बच्चे प्रति 1000। 86 से 87 आप समझ सकते हैं, मतलब कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 186 बच्चे क्या हो जाते थे, डेथ कर जाते थे, मर जाते थे। एक हिसाब से देखिए तो बहुत ज़्यादा है ये रेशियो, ठीक है, उस टाइम, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ की हालात भी अच्छे नहीं थे, तो ये था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2001 में ये कम होकर के हो गया 64 से 65, ठीक है, 64 से 65, या आप 64 ही समझिए। तो 64 बच्चे प्रति 1000, ठीक है। ये कब है, 2001 की कंडीशन है। 2011 में यही 43 हो गया और 2022 में यही 27 हो गया। 2011 में 43 और यहाँ पर 27 बच्चे प्रति 1000, यानी कि 1951 में 1000 बच्चों पर 186, 2001 में 64, 2011 में 43 और वर्तमान में 27 बच्चे जो हैं वो डेथ कर जाते हैं। ये है हमारा शिशु मृत्यु दर। हालांकि इसमें भी सुधार हो रहा है, लेकिन और सुधार, इसको 0 करना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होगा, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी कम होना चाहिए ये। अब हम आते हैं जन्म दर क्या चल रहा है और मृत्यु दर क्या चल रहा है। तो जन्म दर की अगर हम बात करें तो 2016 के अब तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जन्म दर जो है वो 19 प्रति 1000 जन्म है, ठीक है। जन्म दर की हम बात करें तो 19.1 प्रति 1000 बच्चे, ठीक है। ये क्या है, बच्चे नहीं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2016 के अब तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 7.3 जन्म प्रति 1000 जनसंख्या। अब आप कहेंगे ये समझ में नहीं आया, तो आपको बता दें कि 1000 लोगों में 1000 की जनसंख्या में 19 लोगों का जन्म होता है, यानी कि पर 1000 के हिसाब से अगर आप देखें तो पर 1000 में 19 लोग का जन्म होता है। ये हमारे यहाँ का क्या है, जन्म दर है। 19 जन्म पर 1000, यानी कि 1000 लोगों का अगर आप गणना करेंगे तो 1000 लोगों के अकॉर्डिंग 19 जन्म और 1000 लोगों के जनसंख्या के अकॉर्डिंग 7 लोगों की मृत्यु ये होती है। हमारे यहाँ का ये क्या है, रेशियो है जन्म दर और मृत्यु दर का, ठीक है, ये है। अब आगे हम बात करते हैं इसी क्षेत्र में कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लेकर के क्या सुझाव होने चाहिए, इस सब की अगर हम बात करें। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में जो कहानियाँ दी रहती हैं ना बॉक्सेस में, उन्हें ज़रूर पढ़ा करिए। वो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ों को क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अब हम क्या करेंगे, सुधार की हम बात करेंगे। यहाँ पर सुझाव, यहाँ पर भी एक चीज़ सेम है, वो ये है कि सरकारी जो कार्यक्रम हैं, स्वास्थ्य जो केंद्र हैं, सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनका सही से रख रखाव हो। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का सही रखरखाव, सरकारी योजनाओं का प्रसार व उचित क्रियान्वयन, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनका सही से रखरखाव किया जाए, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है, डाउन होती है। तो इसको सही करने की आवश्यकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, सरकारी जो कार्यक्रम चलते हैं उनका प्रचार प्रसार अच्छे से हो, उनकी बहाली यानी कि उसका क्रियान्वयन अच्छा हो एवं
बेहतर क्रियान्वयन, बहाली भी आप बोल सकते हैं, क्रियान्वयन बोलिए, जो भी बोलिए, तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद जो स्वच्छता अभियान है उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता का बहुत ही गहरा क्या है, रिश्ता है। स्वच्छता अभियान को सही से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, स्वच्छता को लेकर के जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। साफ सुथरा अगर जगह रहेगा जहां आप रहते हैं तो वहां पर बीमारियां कभी नहीं पनपेंगी, इसीलिए स्वच्छता अभियान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, अस्पतालों की स्वच्छता व उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उनको बढ़ाने की, उनकी उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। और अस्पताल में जो कर्मचारी जैसे कि नर्स और डॉक्टर होते हैं इनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अस्पतालों की संख्या एवं अस्पताल की गुणवत्ता, व्यवस्था व इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा लिख देती हूँ कि अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। कर्मचारी कौन होते हैं यहाँ पर, नर्स, डॉक्टर, इन सभी की संख्या में वृद्धि। यानी कि यहाँ पर आप देखिए इसको, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का सही रखरखाव बहुत आवश्यक है। सरकारी योजनाओं का प्रसार एवं बेहतर बहाली करना बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं लाती है, कार्यक्रम लाती हैं, उनको सही से प्रचार प्रसार करिए, उनका सही से क्रियान्वयन करिए। स्वच्छता अभियान बहुत आवश्यक है, स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको सपोर्ट करिए, उसके लिए काम करिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, ताकि क्या हो सके, सही स्वास्थ्य को लेकर के जो खतरा है बीमारियों को फैलने का वो कम रहे। अस्पतालों की संख्या को बढ़ाइए, ठीक है, बहुत आवश्यक है, अस्पताल बहुत कम है, पर मरीज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या हैं वो बहुत कम है, तो इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। अस्पताल की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा वो कोविड टाइम में बेड नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे ऑक्सीजन के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है ताकि आपदा के समय में हमारे काम आ सके। उसके बाद अस्पताल में नर्स, डॉक्टर्स, इन सब की संख्या बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ प्रति 1000 मरीजों के ऊपर जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब हम आते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो कि अब इस टॉपिक की लास्ट हैं। चूँकि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी की जिस भी चैप्टर में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके काम की, उन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं। इसी के हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, हर चीज़ों का आंसर भी लिखना होगा तो आंसर भी अच्छे से लिख पाएंगे और इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ये कैसी होती हैं, क्या आज के समय में इनकी स्थितियां हैं और कैसे इन चीज़ों का प्रभाव किस प्रकार से किस पे पड़ता है। ठीक है, अब फाइनली लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि है कि अब ह्यूमन रिसोर्सेज में सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज होती क्या हैं, उनका होना क्यों आवश्यक है, क्या चीज़ें हैं, ये मैंने डिटेल में बताया आपको। उसके बाद मैंने महिलाओं की क्या भागीदारी है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, क्या उनकी भागीदारी है, ना होने की क्या रीज़न है, समाधान क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। प्लस शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि एक बहुत बड़ा निवेश है मानव पूंजी के निर्माण का, वो दोनों का क्या स्थिति है, क्या परिदृश्य है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं इस चीज़ पर कि बेरोजगारी जो है वो मानव संसाधन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, बेरोजगारी का मानव संसाधन पर प्रभाव, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप क्या होते हैं बेरोजगारी के।
टाइप्स। हालांकि मैंने आप लोगों को भूमि सुधार पढ़ाया है, बेरोजगारी पढ़ाया है, गरीबी पढ़ाया है, हर चीज़ को मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। 4 टाइप होते हैं बेरोजगारी के, ठीक है। और ये 4 टाइप भी कैसे होते हैं इनको मैं बताऊँ तो सबसे पहले आप ये समझिए, पहले तो ये 2 टाइप के होते हैं और फिर उन 2 टाइपों में 4 टाइप निकल के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका ग्रामीण बेरोजगारी, और दूसरा आपका होता है शहरी, ठीक है। शहरी के भी 2 पार्ट होते हैं। इस एनसीईआरटी में हमको एक ही बताया गया है, लेकिन मैं आपको 2 बता दूंगी। देखिए ग्रामीण में क्या है, एक तो है मौसमी, दूसरा है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न को ही हम अदर शब्द में बोले तो अदृश्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शहर में एक है आपका शिक्षित बेरोजगारी, दूसरा है अल्प रोजगार, मतलब रोजगार है लेकिन उस क्वालिटी का नहीं है। तो ये जो है क्या है, बेरोजगारी के 4 टाइप हैं। बेरोजगारी का पूरा एक क्लास मैंने आपको दिया है अच्छे से डिटेल से, उसको आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। देखिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको इकोनॉमी एनसीईआरटी का सेक्शन मिलेगा, लेकिन जब आपको इकोनॉमी की मेरी क्लासेस देखनी है तो इंडियन इकोनॉमी के नाम से पूरा सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारे क्लासेस मैंने आपको दिए हुए हैं, तो आप उस पर एक बार विजिट कर सकते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो एक थॉरली मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है क्या नहीं है हर चीज़ें। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है गाँव में, किस लिए आती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अक्सर होता ये है कि गांव में एक पर्टिकुलर मौसम में लोगों के पास काम होते हैं, उसके बाद काम की कमी रहती है। जैसे अगर 3 महीना की खेती है तो 3 महीना की खेती तक उनके पास काम रहा, बाकी के जो टाइम है उसके बाद उनको बेरोजगारी का ज़िंदगी जीना पड़ता है। कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, ये चीज़ चलती है। इसको हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि एक पर्टिकुलर मौसम में काम मिल रहा है उसके बाद आदमी बेरोजगार है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये होता है कि यहाँ पर लोग काम करते दिख तो रहे हैं लेकिन असल में वो बेरोजगार हैं। जैसे होता क्या है कि एक खेत है, उस खेत में काम करते हैं कितने लोग, 6 लोग, ठीक है, लेकिन उसमें आवश्यकता है सिर्फ 4 लोगों की, यानी कि 4 लोग उस खेती को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इन जो बचे 2 लोग हैं उनका उसमें होना ना होना बराबर है, ना उनके होने से कोई फ़ायदा है ना उनके ना होने से कोई घाटा है। तो इसीलिए ये जो 2 लोग हैं ये क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर आते हैं। यानी ये काम करते तो दिख रहे हैं लेकिन असल में इनके होने ना होने का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये खेतों में दिखता है कि खेती है, 6 लोग, पूरे घर के 8 लोग हैं, 8 लोग लगे रहते हैं लेकिन हालांकि उनकी उतनी ज़रूरत है नहीं। फिर शिक्षित बेरोजगारी के ऊपर आते हैं हम, शहरों में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी ये है कि लोगों के पास शिक्षा है लेकिन उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग उनके पास क्या है, रोजगार नहीं है। एक होता है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार मतलब कि यहाँ पर भी अनियमितता रोजगार में, ठीक है, आज है कब हट जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे असंगठित क्षेत्रों में होता है। तो ये सारी बेरोजगारी जो है कहाँ पाई जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके वजह से प्रभाव की हम बात कर रहे थे, तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा बेरोजगारी का क्लास देख लीजिएगा। हर चीज़ बताने लगे तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। मैंने आपको थोरली बता दिया क्योंकि जब मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ तो बार बार इन चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्लासेस ही लंबी होंगी, ठीक है, और टाइम जो जाता है सो अलग। अब हम बात करते हैं प्रभाव, ठीक है। प्रभाव की हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रभाव है। इसकी अगर हम बात करें जैसा कि इसमें पूछा गया है, तो सबसे पहले तो जो जनशक्ति है, जनशक्ति संसाधन की क्या होती है, बर्बादी, यानी कि जनसंख्या की अगर बेरोजगारी रहेगी तो जो हमारी जनशक्ति है, यानी लोगों की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जनशक्ति संसाधन जो है हमारे यहाँ पर, यानी मानव संसाधन, इनकी क्या होगी, बर्बादी होगी, ठीक है, बर्बादी होगी। एक तो ये होगा, यानी लोगों का सही से यूटिलाइज हम नहीं कर पाएंगे, मानव संसाधन का सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसे सही से हम प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, तो इससे क्या होगा, जनशक्ति की बर्बादी। फिर शिक्षितों को सार्थक रोजगार न मिल पाना, एक तो ये होगा, यानी कि जो लोग शिक्षित हैं, बेरोजगारी का एक रीज़न यह है कि शिक्षितों को सार्थक रोजगार न मिल पाना।
जैसे तो वही हाल ना करके बैठे, इंजीनियरिंग करके बैठे PhD और फॉर्म भरे सफाई कर्मी का, तो ये उनके लेवल का नहीं है। जिस हिसाब की वो है, जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन है, जो उनका क्वालिटी है, उनके पास वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए। फिर अर्थव्यवस्था का समग्र विकास क्या होगा, प्रभावित होगा इससे। अब जब हमारे देश में सही से जो जनसंख्या उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उतने ही इकॉनमी में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या होगा, सही विकास नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो डगमगाएगी। ना हो पाना, एक तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, और जीवन स्तर व स्वास्थ्य में क्या होगी, गिरावट आएगी। जीवन की गुणवत्ता व स्वास्थ्य में गिरावट, ये सारी चीज़ें क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या है, इफेक्ट है। और यहाँ से अब हमारा जो ये टॉपिक है, यहाँ पर इसका ये लास्ट है, और यहाँ से ये क्या होता है, टॉपिक यहाँ पर एंड भी होता है। तो ये सब आप देख लीजिए कि बेरोजगारी का भी ये इफेक्ट पड़ता है हमारे यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बेरोजगार अगर लोग रहेंगे तो सही से उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है, वो उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मानव संसाधन के रूप में लोग, यानी कि मानव पूंजी का कैसे निर्माण होगा, इसको बेसिक से शुरू से लेकर अंत तक जैसे एक अच्छे से समरी मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। और मेरी जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। अगर आप NCERT पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं, कोई ऐसा सेक्शन नहीं जो आपको समझाया ना हो। और इस क्लास को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है कि आप ना कर पाएँ। बाकी एक क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैंने पालमपुर गाँव के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप चाहें तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिएगा। ठीक है, तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।